नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक और एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। 2 दिन पहले मैंने एक एपिसोड किया था जिसका शीर्षक था डेटा भी अब ये कह रहा है कि बीजेपी को नुकसान होगा। एपिसोड नंबर 153। इसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक छोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने वो एपिसोड काफी देखा और पसंद भी किया। कई लोगों ने इस पर कमेंट भी किया और मेरे को मैसेज भी किया इसी डेटा एनालिसिस को लेकर। उनमें से 2-3 कमेंट्स के बारे में मैं यहाँ पर रिप्लाई कर रहा हूँ और इन्हीं कमेंट्स और आपके जो फोन आए थे उसकी वजह से मैं एक और एंगल आपको दिखा रहा हूँ इसी डेटा का, जिससे शायद आप कन्विंस हो जाएं कि ये जो ट्रेंड मैंने बताया है वो सही में ऐसा ही होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक कमेंट की। वो मेरे मित्र ही हैं। उन्होंने ये पूछा है कि क्या ग्राउंड सिचुएशन को फैक्टर इन किया गया है आने वाले चुनाव के लिए, जैसे कि प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं और अन्य जो बातें टीएमसी वगैरह जो बोल रहे हैं। मेरा इसमें जवाब यही है कि वोटिंग परसेंटेज इज अ नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जितना भी फैक्टराइज होता करना है आपको वो कर लीजिए, उसके बाद ही आप सोचते हैं मैं किसको वोट दूं या नहीं दूं। तो मेरा मानना है कि जब मैं ये वोटिंग परसेंटेजेस दिखा रहा हूं तो उसमें सारे जमीनी हालात और फैक्टर ले लिए जाते हैं। एक और सवाल था कि क्या ये कोइंसिडेंस तो नहीं है कि जब भी वोटिंग कम होती है तो कांग्रेस सरकार पावर में आती है। इसके लिए मैं आपको ये ग्राफ दोबारा दिखा रहा हूँ। नीले रंग में वो इलेक्शंस हैं जिसमें कांग्रेस पावर में आई थी। 1971 से लेकर आज तक 5 बार कांग्रेस जीती है। उसमें से 4 बार वोटिंग परसेंटेज में डिप आया है, तब वो जीती है। केवल एक बार 1984 में कांग्रेस जीती थी जब वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ था, लेकिन वो समय था इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, उसके बाद का इलेक्शन। और पूरे देश में एक लहर थी और उस समय रिकॉर्ड सीटों से राजीव गांधी जीते थे। अब विपक्ष का आप देख लीजिए, ये येलो एरोज हैं जब विपक्ष आया था। जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब ऑपोजिशन पावर में आया। 1989 एक ऐसा चुनाव था जब वीपी सिंह आए थे पावर में। उस समय वोटिंग परसेंटेज घटा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे पहले इतनी बड़ी वेव आई थी कि ये डेटा ये दोनों साल का 84 और 89 एक एवरेशन था। 1998 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, बीजेपी पावर में आई। 2014 में बढ़ा, मोदी जी आए। 2019 में बढ़ा, मोदी जी आए। और एक और कमेंट मेरे को व्हाट्सएप पर आया था जिसमें सज्जन ने ये लिखा था, द पास्ट डज नॉट डिफाइन द फ्यूचर। अतीत भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं कहीं पर ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाले 2024 में भी ऐसा ही होगा। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मैंने अपना आंकलन लगाया है, आप अपना आंकलन लगाइए। मैंने अब तक जो एनालिसिस की है इसी डेटा के को लेकर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो शायद इस बार हंग पार्लियामेंट आने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं और इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं ये डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही लेता हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिशियन या फिर ओपिनियन पोल से डेटा नहीं लेता हूं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए। इससे हमारी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। धन्यवाद। अब मैं आगे बात करूंगा कि मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि इन चुनावों में अब की बार एक हंग पार्लियामेंट आने वाली है, यानी कि किसी भी दल की मेजॉरिटी नहीं आएगी। 50% का जो मार्क है वो कोई भी दल पार नहीं कर पाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो दिसंबर 2018 के आसपास से ये खबरें आने लगी थी कि अब की बार हंग पार्लियामेंट आने वाली है और ये कहानी अगले 2-3 महीने तक चली।
सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां उस समय की जो ओपिनियन पोल देते थे, जिसमें एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ, जी टीवी, इन सब ने ये प्रेडिक्ट किया था कि हंग पार्लियामेंट आ रही है। लेकिन मार्च 2019 आने तक ये कहानी बदल गई और उसके बाद ये बोला जाने लगा कि एनडीए अगले इलेक्शन में वो लोग सरकार बनाएंगे। और जब 2019 के एग्जिट पोल्स आए तो उससे पहले के ओपिनियन पोल्स एक तरफ रखे रह गए। इन लोगों ने अपने ओपिनियन पोल्स की बात करनी भी बंद कर दी। नतीजा कुछ और ही आया और एनडीए की क्लियर मेजॉरिटी यहां पर दिखाने लगे। आप बने रहिए क्योंकि ये चीजें मैं किसी खास पर्पज से आपको दिखा रहा हूं और आगे का डेटा और भी चौंका देने वाला है। हालांकि 2019 के एग्जिट पोल्स में ज्यादातर एजेंसीज गलत प्रिडिक्ट किया था। शायद सबसे पास जिनका प्रिडिक्शन था वो था इंडिया टुडे एक्सिस और न्यूज 24 चाणक्य। इनका शायद प्रिडिक्शन काफी हद तक सही निकला था। जो सीट्स आई थी उस समय बीजेपी की 303, एनडीए की 359, कांग्रेस की 52। इंडिया गठबंधन अगर हम आज बनाएं उस समय के लिए तो इंडिया गठबंधन की उस समय 125 सीट आई थी और 55 अन्य पार्टियों को गई थी, 4 इंडिपेंडेंट्स थे। और लगे में लगा मैं ये भी बता दूं कि मार्च 2024 में जब लोकसभा भंग हुई है उस समय बीजेपी की 288 सीट्स थी, एनडीए की 340, कांग्रेस की 46, इंडिया गठबंधन की 119, बाकी अन्य 52 और 2 इंडिपेंडेंट, 30 सीट्स वेकेंट थी। अब चाहे अमित शाह जितना भी बोलते रहे कि उनको प्रचंड बहुमत मिला था, ऐसी कोई बात नहीं थी। बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी, 273 हाफ वे मार्क था, तो उससे केवल उन्हें लगभग 30 सीट ज्यादा मिली थी। 15 एमपी इधर के उधर हो गए तो वो हाफ वे मार्क से तब भी नीचे आ जाते। तो जो लोग ये मानते हैं कि बीजेपी एक फॉर्मेडेबल ताकत है और उसको हराया नहीं जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बीजेपी पिछले इलेक्शन के बाद और उससे पहले भी बहुत ही स्लिम मेजॉरिटी से पावर में आई थी। उसने एनडीए के साथी इकट्ठे किए, सबको खींचतान के अपनी तरफ उनको लाना पड़ा, इसलिए वो सत्ता में बनी हुई है। और ये भी समझ लीजिए कि अगली बार अगर कोई अन्य दल बहुमत में आया जिसकी 275 से ऊपर सीट्स आई तो वो भी खींचतान के इन्हीं दलों को अपनी तरफ जोड़ लेंगे। जो आज एनडीए के साथ हैं वो कल को इंडिया के साथ भी आ सकते। और जब भी मैं ये डेटा देखता हूं तो मेरा ये विश्वास बढ़ता ही जाता है कि अगर पुलवामा की घटना 2019 में नहीं होती तो उस समय हंग पार्लियामेंट आ रही थी और हो सकता है मोदी जी बाहर हो जाते। मैं एक बार फिर से उन दिनों के ओपिनियन पोल्स का डेटा यहाँ पे प्लॉट करके मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बीजेपी का आउटलुक धीरे धीरे कम होता गया। जनवरी 2018 से ओपिनियन पोल आने लगे थे और जनवरी 2019 आने तक ये बिल्कुल नीचे आ गए। ज्यादातर पोल्स कहते थे कि बीजेपी की 250 से भी कम सीट्स आएंगी। लेकिन फिर पुलवामा हुआ 14 फरवरी 2019 को और उसके बाद से बीजेपी का लिए प्रोडक्शन ऑफ सीट एकदम से बढ़ने लगा। 2019 और 2024 में एक बड़ा फर्क था। उन दिनों विपक्ष इतनी अच्छी तरह जुड़ा नहीं हुआ था, एकजुट नहीं हुआ था, कोई इंडिया गठबंधन नहीं था। उस समय केवल यूपीए थी और उसमें थोड़ी सी ही पार्टी थी जिसको कांग्रेस लीड करती थी। लेकिन ये जरूर था कि प्रेडिक्शंस के हिसाब से अगर यूपीए और अन्य दल जुड़ जाते तो इनका टोटल बीजेपी से ज्यादा हो जाता और ये दल पावर में आ सकते थे। वोटर टर्नआउट एनालिसिस का ग्राफ मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ एक बार फिर से। 1999 से 2019 तक इन 5 इलेक्शंस का, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कई बार पहले भी दे चुका हूँ। यहाँ मैं केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि पुलवामा का इफेक्ट क्या हुआ था। 2014 में वोटर टर्नआउट 66.4 66.4% था और
2019 में ये बढ़ गया लगभग 1% से 67.4% रहा। ये पीरियड था जबकि पुलवामा की घटना हुई थी। 2019 के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का डेटा मैं इसी प्रोग्राम में आपको पहले दिखा चुका हूं। आपने देखा कि किस तरह से ओपिनियन पोल्स बिल्कुल ही गलत साबित हुए। यहां तक कि एग्जिट पोल्स में भी केवल 2 एजेंसी थी जिनका थोड़ा बहुत जो उन्होंने प्रिडिक्शन दिया था वो थोड़ा सही था। ऐसा कैसे हो सकता है कि देश की सभी नामी ओपिनियन पोल एजेंसी गलत हो जाएं, वहीं नहीं वो आगे एग्जिट पोल्स में भी गलत हो जाएं। मेरे हिसाब से ये हुआ था कि जब लोगों ने एक ओपिनियन दे दिया था तो वो एग्जिट पोल पर आके अपना ओपिनियन बदलना नहीं चाह रहे थे। हालांकि उन्हें लग रहा था कि बीजेपी एनडीए बहुत ज्यादा आगे जा रही है, लेकिन क्योंकि वो ओपिनियन दे चुके थे कि बीजेपी नहीं जा रही आगे या हंग पार्लियामेंट आ रही है, वो बदलने से कतराते थे। मेरा अपना एनालिसिस ये दिखाता है कि अगर पुलवामा की घटना नहीं होती तो वोट प्रतिशत लगभग 5% उस समय कम आ रहा था। ध्यान में रखते हुए कि उस समय सारी ओपिनियन एजेंसीज और ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को लगभग 250 सीट्स दी थी। एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहाँ नीचे आ रहा था, और ध्यान दीजिए कि नीचे एरो फिर नीले रंग का हो रहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस पावर में आ रही थी, इसका ये मतलब है कि उस समय यूपीए की सरकार और कुछ अन्य दल मिलके सरकार बना सकते थे, क्योंकि 4% का ओवरऑल वोट घट जाना था। अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है, वोटर टर्नआउट कम होता है हमारे देश में, तो बीजेपी को वोट करने वाले नहीं निकलते। ऐसा ये डेटा दिखा रहा है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखते चलिए। पीली लाइन वही है, वोटर टर्नआउट कितना रहा 1999 से लेकर 2019 के इलेक्शन का, जो अभी पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। और नीचे जो सैफरॉन कलर में है वो बीजेपी की सीट्स हैं और ब्लू कलर में कांग्रेस की सीट्स हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से ये देखिएगा। अगर मैं केवल बीजेपी की सीट्स लूं कि कितनी आई हैं, तो वो जैसे जैसे वोटर टर्नआउट बिहेव कर रहा है वैसे ही बीजेपी की सीट्स का बिहेवियर चलता है। जब वोटर टर्नआउट कम होता है तो बीजेपी की सीट्स कम आती हैं, जब वो ज्यादा होना शुरू होता है तो बीजेपी की सीट्स भी बढ़ जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इस बात को हमसे ज्यादा बीजेपी जानती है, और इसीलिए जब वोटर टर्नआउट 2024 में कम होना शुरू हुआ है तो बीजेपी में भगदड़ मच गई है। प्रधानमंत्री भी उलझुल बोलने लगे हैं। चारों तरफ उनका ये एम है कि किसी तरह से हम लोगों को घर से निकालें, जो हो नहीं पाया है। कई स्टेट में इलेक्शन खत्म हो गए हैं जहां पे 4 से 5% वोटर टर्नआउट कम हुआ है, और अगर बीजेपी रूल्ड वो स्टेट्स हैं तो वहां पे बीजेपी का नुकसान निश्चित है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर वोटिंग टर्नआउट से बीजेपी की सीट्स डायरेक्टली लिंक्ड हैं तो कांग्रेस के साथ क्या कैसा बिहेवियर है, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये है वोटर टर्नआउट वर्सेस कांग्रेस की सीट। जब जब वोटिंग टर्नआउट कम हुआ है तब तब कांग्रेस की सीट्स बढ़ी हैं, और जब वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है तब कांग्रेस की सीट्स कम हुई हैं। यानी कि बीजेपी से एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर है। वोटिंग टर्नआउट कम तो कांग्रेस ने गेन किया है, वोटिंग टर्नआउट ज्यादा तो कांग्रेस ने सीट्स लूज की हैं। और वोट शेयर भी उसी प्रोपोर्शन में लिंक्ड है। जब बीजेपी का वोट शेयर तभी बढ़ता है जब जब वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, और कांग्रेस का जैसे सीट्स का बिहेवियर था, जब वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो वहां पे कांग्रेस का वोट शेयर कम हो जाता है। तो जैसा स्टैंड 2019 में ओपिनियन पोल एजेंसीज और एग्जिट पोल एजेंसीज ने लिया था, उसका बिल्कुल विपरीत 2024 में हो रहा है, क्योंकि वो शुरू में बोल चुके हैं कि
बीजेपी का बहुत भारी बहुमत आ रहा है। उधर मोदी जी ने भी उनको गाइड कर दिया कि अब की बार 400 पार, इसलिए वो फिर से एक बार स्टक अप हो गए। वो अब इस ओपिनियन को बदलना नहीं चाह रहे और शायद ये एग्जिट पोल में भी ये ऐसा ही करेंगे। वहां पे भी वो बीजेपी की बढ़त दिखाएंगे और जब रिजल्ट्स आएंगे 4 जून को, तो इन सबको मेरे हिसाब से मुंह की खानी पड़ेगी एक बार फिर से। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।